हेलो एवरीवन, आज डेट है 9 मार्च और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट सीक्स स्टेट व्यूज ऑन 50% कैप ऑन कोटा। कॉन्टेक्स्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि हमने 1992 में इंदिरा साहनी केस में एक जजमेंट दिया था कि जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। सिर्फ कुछ एक्सेप्शनल अगर सरकमस्टेंसेज हो उसी के आधार पर 50% से ज्यादा रिजर्वेशन जॉब्स और एजुकेशन में दिया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पर 50% से ज्यादा केसेज में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन जॉब्स और एजुकेशन में दिया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो हमने जजमेंट दिया था उसको अब रिव्यू करने की आवश्यकता है। देखो 1992 में इंदिरा साहनी केस में उन्होंने जजमेंट दिया था और उस जजमेंट के समय में 9 जज बेंच थी। तो अगर अब इस जजमेंट को रिव्यू करना है या फिर इसको चेंज करना है तो सुप्रीम कोर्ट को 9 जज से ज्यादा बड़ी बेंच बनानी होगी, जैसे 11 जज बेंच बनानी होगी या 13 जज बेंच बनानी होगी। ठीक है, एक तो इंपॉर्टेंट बात ये होगी। दूसरा, ये जो टॉपिक है ना उसको देखो, रिजर्वेशन से रिलेटेड हम मेंस में भी इसमें क्वेश्चन आ सकता है और सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपके जीएस पेपर 1 में सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि रिजर्वेशन की वजह से क्या जो डिस्क्रिमिनेशन है, क्या पार्टीशन है वो बढ़ रहा है। तो जीएस 1 के हिसाब से भी और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, मतलब जीएस 2 से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, और प्रीलिम्स में रिलेटेड जो इंदिरा साहनी केस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? 2018 में जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसने मराठा समाज को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण दिया था, मतलब एजुकेशन में और जॉब्स में आरक्षण दिया था। और उसके अलावा तमिलनाडु स्टेट, राजस्थान में भी जो गुर्जर जाति है उनको 5% आरक्षण दिया जाए तो 50% से ज्यादा आरक्षण हो जाएगा। तो देखो, इन सारे केसेज में जो आरक्षण है वो 50% से ज्यादा है, तो उसी को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट इसको रिव्यू करना चाहता है। तो ये हमने देख लिया कि प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इस आर्टिकल में 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की भी बात की गई है। तो हम 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं उन सारे को हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको इधर ऑप्शन दे देंगे और इधर 99 से 104, क्योंकि देखो हाल फिलहाल में जो अमेंडमेंट होते हैं ना वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट में कौन सा अमेंडमेंट हुआ है। तो यहाँ पर आपको अमेंडमेंट एक्ट दे देंगे और उसमें क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं और फिर उनको मैच द फॉलोइंग करवा लेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मतलब 99वें जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसमें एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में था, लेकिन बाद में उसको स्क्रैप कर दिया गया। जो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसमें लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। और ये जो 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल 1 को चेंज करता है। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जीएसटी को, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस करता है। 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है। 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस है उनको जॉब्स और एजुकेशन में 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाता है। 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हमारी लोकसभा और स्टेट असेंबली है उनमें एससी और एसटी के लिए जो सीट है, एससी और एसटी की सीट के लिए जो रिजर्वेशन होता है उसको एक्सटेंड कर देता है 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और इसके अलावा जो एंग्लो इंडियन सीट रिजर्व थी उनको रिमूव कर दिया गया है 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो ये हमने सारे इंपोर्टेंट अभी हाल फिलहाल में जो अमेंडमेंट हुए हैं उन सब के बारे में हमने सारे बेसिक फैक्ट्स को देखा। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए,
देखो, दिसंबर 2020 की बात है। पहले वोडाफोन से इंडियन गवर्नमेंट केस हारी थी, उसके बाद में केयर एनर्जी उससे इंडियन गवर्नमेंट केस हारी थी। 21 दिसंबर 2020 की बात है। केयर एनर्जी के पक्ष में रिजल्ट आया था। जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसने 21 दिसंबर को केयर एनर्जी के पक्ष में फैसला सुनाया कि गवर्नमेंट को 1.4 बिलियन डॉलर रुपए लौटाने होंगे केयर एनर्जी को। केस क्या था, अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें, बैक डेट में जाकर के इंडियन गवर्नमेंट केयर एनर्जी के ऊपर जो टैक्स है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहती थी, उसी से रिलेटेड ये केस था। अब केयर एनर्जी ने ये बोला है कि या तो इंडियन गवर्नमेंट हमें हमारा पैसा लौटाए, नहीं तो जो 8 से 9 कंट्रीज में केयर एनर्जी ने अपना केस डाला है और उन कंट्रीज में इंडिया के जो भी एसेट्स है, जो भी संपत्ति है, उनको केयर एनर्जी अब जब्त करने की कोशिश करेगी। तो ये इससे रिलेटेड ये न्यूज आई है। नेक्स्ट न्यूज सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। देखो, कॉन्टेक्स्ट क्या है, अभी हाल फिलहाल में कुछ न्यूज पब्लिश हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद ए बोबडे, उन्होंने 2 रेप केसेज में इस तरीके के स्टेटमेंट दिए हैं कि वो रेप केस में जो अपराधी है उसको कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जिसके साथ भी रेप हुआ है उससे आप शादी कर लीजिए। और एक केस में उन्होंने ये बोला कि जो अगर लड़का लड़की, एक मैन और विमेन अगर हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हैं तो उनमें जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसको आप रेप की संज्ञा नहीं दे सकते। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई हैं उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट किया है, क्लियर किया है कि देखो मैनिपुलेट की गई है बात को। इस तरीके का कोई स्टेटमेंट जारी ही नहीं हुआ था। जब सुनवाई चल रही थी तो इस तरीके का कोई स्टेटमेंट हुआ ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट तो विमेन हेड की, जो वुमेन हेड है उसकी सबसे ज्यादा, मतलब जो विमेन है, औरतें हैं, उनकी सबसे ज्यादा हाईली रिस्पेक्ट करता है सुप्रीम कोर्ट, ऐसा उन्होंने बोला है। देखो, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट अगर हम देखें, 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में ये एस्टेब्लिश हुआ था और 28 जनवरी 1950 को इसके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए। देखो, अभी कुछ हमारे स्टेट्स में और यूटीज में चुनाव होने वाले हैं, उसी को लेकर के बजट सेशन का जो सेकंड फेज ऑर्गेनाइज हुआ है 8 मार्च से, उसी को लेकर के कुछ एमपी ने स्पीकर, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को मतलब लेटर लिखा है कि आप इनको जो जितनी समय तक होने वाला था ये सेशन उसको आप घटा करके कम कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखो, यहाँ पर कुछ डाटा पब्लिश हुए हैं द हिंदू में, उनको हम देख लेते हैं। इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि इंडिया का जो फ्रीडम स्कोर है ना वो कम हुआ है 2018 की तुलना में। इंडिया के फ्रीडम स्कोर में, स्पेशली पॉलिटिकल राइट्स में, सिविल लिबर्टीज में, जो पीपल को एक्सेस होना चाहिए उसमें कमी आई है। मतलब 2018 में लोगों को ज्यादा फ्रीडम थी, अब फ्रीडम में कमी आई है। हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021, उसी में ये डाटा पब्लिश हुए हैं। उसमें ये बोला गया है कि 2019 से इंडिया जो है वो एक फ्री नेशन से 2020 में एक पार्टली फ्री नेशन के ऊपर चेंज हो रहा है। मतलब पहले पूरा फ्री था, अब धीरे धीरे कम फ्री, मतलब लोगों को कम फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कम फ्रीडम लोगों को मिल रही है। यहाँ पर देखो, डिक्लाइनिंग फ्रीडम 2013 से 2021 के डाटा यहाँ पर दे रखे हैं। तो यहाँ पर बता रखा है कि 2020 में इंडिया का जो स्कोर है वो फ्रीडम स्कोर में 67 आया है। इंडिया को अगर कैटेगराइज की बात करें तो पार्टली फ्री नेशन है, जहां पर देखो पूरे हमारे जो इन द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी की अगर बात करें 2006 से एवरी ईयर सिंस 2006 जो डेमोक्रेसी है वो धीरे धीरे डिग्रेड होती जा रही है। लोगों को जो फ्रीडम है वो कम होती जा रही है। लोगों को मतलब पॉलिटिकल राइट्स, सिविल लिबर्टीज, इन सब में डिक्लाइन हो रहा है हर नेशंस में। 2020 की अगर बात करें तो देखो ये जो नेशन है ना 73 नेशन, ठीक है, यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है, मतलब लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच कम प्राप्त हुई है। 28 नेशन ऐसे हैं जहां पर स्कोर
कवर हुआ है, इम्प्रूव हुआ है, मतलब इन नेशन में लोगों की जो फ्रीडम दे रखी है लोगों को वो इम्प्रूव हुई है। और यहाँ पर जो दे रखा है कि फ्रीडम स्कोर कितने देशों में बढ़ा है, माइनस में जितने देशों में फ्रीडम स्कोर डिक्लाइन हुआ है, यहाँ पर उन नेशंस की दे रखी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, फ्रीडम को भी नापने के लिए कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, उन्हीं के आधार पर तो आप फ्रीडम को नाप सकते हो ना। तो इरोजन ऑफ राइट्स, यहाँ पर कुछ डाटा दे रखे हैं, जैसे इलेक्टोरल प्रोसेस, पॉलिटिकल प्लूरलिज्म एंड पार्टिसिपेशन, फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड बिलीफ, पर्सनल ऑटोनॉमी एंड इंडिविजुअल राइट्स, रूल ऑफ लॉ, एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन राइट्स। इन सब के आधार पर हर देश का जो फ्रीडम एक्सेस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लोगों को कितनी फ्रीडम है, इन आधार पर नापा गया है। तो इंडिया की अगर बात करें 2013 से 2020 के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, तो इंडिया में ज़्यादातर ये सारे पॉइंट्स हैं, उनमें इंडिया में जो हुआ है, मतलब 7 कंपोनेंट्स में, ये 7 कंपोनेंट है जिनके आधार पर फ्रीडम के बारे में जांच की गई है। तो इनमें से 4 कंपोनेंट में तो इंडिया की हालत जो है वो डिक्लाइन हुई है, एक में इंडिया की हालत सिचुएशन इंक्रीज हुई है, और पीपल्स एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन राइट्स एंड देयर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड बिलीफ, इसमें सबसे ज्यादा डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, तो ये हमने फ्रीडम के बारे में देखा। नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए, देखो हमारे इसरो से रिलेटेड है, एक स्टैंडिंग कमेटी है, उसने इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन उठाए थे और उसी के बारे में बताया गया है कि क्या ये जो नई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है ये इसरो को रिप्लेस कर देगी, या फिर दूसरा क्वेश्चन ये उठाया गया था कि क्या इंडिया जो इसरो है वो नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स को हैंडल करेगा। तो इसमें इसरो ने आंसर दिया है, इसमें ये बोला है कि हम जैसे नेशनल सिक्योरिटी और एडवांस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मतलब गगनयान 2, चंद्रयान 2, सॉरी गगनयान मिशन एंड चंद्रयान 2 ऐसे मिशन हैं, उनको लॉन्च करेगा कौन? इसरो। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने बोला कि देखो जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है वो हमारा एक तरीके से हमारा जो बिजनेस है, जैसे अभी हमने अमेजोनिया सैटेलाइट, ब्राजील का जो अमेजोनिया सैटेलाइट है उसको 28 फरवरी को लॉन्च किया और ये हमारा कमर्शियल मिशन था। इसके अलावा हमने 18 अदर सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया। तो NSIL वो इसरो को इनकॉर्पोरेट करता है, 2019 से 2020 के बीच में उसने इनकॉर्पोरेट किया था, और जो हमारा स्कोप है उसको इनहेंस करता है, ना कि वो क्या कर देगा, हमें इसरो को रिप्लेस नहीं करेगा ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, बल्कि ये इसरो की जो पावर है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा। इसरो के बारे में अगर हम बेसिक फैक्ट्स देखें, देखो 1962 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर इनको स्पार्क के नाम से एक एजेंसी एस्टेब्लिश होती है, और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि विक्रम साराभाई ये चाहते थे कि स्पेस में नए हम एक्सप्लोरेशन करें। 1962 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। 1969 में जो इनको स्पार है उसको इसरो के रूप में चेंज कर दिया गया, और 1972 में जो गवर्नमेंट है उसने एक स्पेस कमीशन के तहत डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बनाया, और तभी से इसरो जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आता है। उससे पहले डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर इसरो आता था। देखो जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के को रिपोर्ट करता है, मतलब डायरेक्ट इसके जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। तो ये हमने इसरो के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखा। नेक्स्ट न्यूज जल जीवन मिशन से रिलेटेड है। यहाँ पर एक डाटा सामने आए हैं कि जल शक्ति मिनिस्ट्री ने 100 डेज का एक कैंपेन लॉन्च किया था अक्टूबर 2020 से, और ये कैंपेन कंप्लीट होने वाला था जनवरी 2021 में। इसमें जो आंगनवाड़ी है और जो स्कूल है उन सब में टैप वाटर सप्लाई को इंश्योर करना था। लेकिन इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि सिर्फ 7 स्टेट ऐसे हैं, आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और पंजाब,
इनमें 100% टैप वाटर कवरेज है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 7.93% स्कूल में टैप वाटर सप्लाई है, वेस्ट बंगाल में 10.89% और झारखंड में 12.99%। मतलब बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत ज़्यादा गलत है। तो इस आर्टिकल में बोला गया है इस कैंपेन को अब 31 मार्च तक इनक्रेज कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है, ताकि लोगों को जो स्कूल में बच्चे हैं उनको टैप वाटर अवेलेबल हो पाए। देखो, एक तो टैप वाटर अवेलेबल होता है तो वाटर बोर्न जो डिजीज होती है वो बहुत कम हो जाती है, और दूसरा इस पेंडेमिक के समय में लोगों को, बच्चों को बार बार वॉशिंग ऑफ हैंड्स, रिपीटेड वॉशिंग ऑफ हैंड्स करवाने हैं, इसीलिए भी टैप वाटर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसीलिए 31/2021 को इस कैंपेन को इंक्रीज कर दिया गया है। इस आर्टिकल में जल शक्ति मिनिस्ट्री के बारे में बात की गई है, तो जल शक्ति मिनिस्ट्री के बारे में सारे बेसिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं। देखो, जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है वो एक न्यू मिनिस्ट्री को क्रिएट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, इन सबको एक्सटेंड करके, इन सबको मर्ज करके जल शक्ति मंत्रालय को निर्माण किया गया है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए। देखो, जो हमारी फ्रीडम है उसके 75 ईयर्स हम कंप्लीट कर लेंगे अगले साल, तो उसी को लेकर के हमारे पीएम मोदी ने बोला है कि हमारे 75 ईयर सेलिब्रेशन ऑफ फ्रीडम को हम 5 थीम के अकॉर्डिंग सेलिब्रेट करेंगे। उन्होंने बोला है कि तब फ्रीडम स्ट्रगल एंड आइडिया, अचीवमेंट, एक्शन एंड रिजोल्व एट 75, इन सब के तहत हम क्या करेंगे, सेलिब्रेशन किया जाएगा 75 फ्रीडम ईयर का। इसके अलावा जो पीएम मोदी हैं उन्होंने ये भी बोला है कि सभी लोग अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं कि हम कैसे सेलिब्रेशन कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, जैसे प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एच.डी. देवगौड़ा, ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, फॉर्मर लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, इन सब ने अपने जो है सजेशंस हैं वो दिए हैं। और इसके अलावा पीएम मोदी ने ये भी बोला है कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, जो बहुत ज़्यादा लेसर नोन है, मतलब उन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया लेकिन उनके बारे में बहुत कम जाना जाता है, तो उन लोगों की स्टोरी को भी पब्लिसाइज करना है, ताकि लोगों को पता चल सके कि उन लोगों ने भी, भले ही उनकी स्टोरी कम पब्लिश हुई है, लोगों की जानकारी में वो कम है, लेकिन हमारी फ्रीडम फाइटर्स में के रोल में उनका एक इम्पोर्टेंट रोल है और काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है हमारे इंडिया को फ्रीडम दिलवाने में। तो ये हमारा डिस्कशन था, कई इम्पोर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।